12th क्लास के सभी विद्यार्थी क्लास में बैठे या चैनल से जुड़े, आप सभी विद्यार्थियों को चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि यानी कल जो केमिस्ट्री में हमने क्लास जो भेजा, आप लोगों ने सही यूज किया और इसके लिए मैं सभी विद्यार्थियों को आशीर्वाद देता हूं। तो चलिए उसी का जो टॉपिक हम देख रहे थे विद्युत रासायनिक सेल, और विद्युत रासायनिक सेल से रिलेटेड जितनी सारी बातें थी वो सारी बातें आप लोगों को समझाए। आज जो हम लोग को क्वेश्चन जो पूछता है कि आखिर विद्युत रासायनिक सेल का निरूपण कैसे की जाती है, माने उनकी सारी क्रिया विधि को हम शॉर्टकट रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। तो शॉर्टकट रूप में व्यक्त करने की आज तरकीब बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर 3 गो हम कोशिश करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में आप लोगों को देता है वह हर एक साल एक न एक करके देता है। तो पहले उसी क्वेश्चन को आज हम क्लियर करने जा रहे हैं। तो आइए सभी बच्चे यानी पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की कहानी आज हम लोग देखेंगे। देखिए, सेल विद्युत रासायनिक सेल का जब निरूपण करने की बात होती है तो सबसे पहले विद्यार्थी आप लोग समझेंगे, कल हमने बता रहे थे कि जब भी देखिए डैनियल सेल हो, गैल्वानी सेल हो या वोल्टियर सेल हो या अन्य कोई रासायनिक सेल हो, ठीक है, उसमें याद करना कि लिखते समय जो एनोड होता है, इसको बोल रहे हैं एनोड। तो एनोड को हमेशा जो होता है हम लोग को लिखना चाहिए बाईं ओर, ठीक है। एनोड को कहाँ लिखना चाहिए? बाईं ओर। और दूसरा याद करना कि जो कैथोड होता है वह कैथोड को हम लोग को लिखना चाहिए दाईं ओर, ठीक है। पहले ये बात दिमाग में रखिएगा कि यहाँ कैथोड को दाईं ओर लिखा जाता है और एनोड को जो होता है बाईं ओर लिखा जाता है। पहले ये क्लियर कर लीजिए। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं कि एनोड पर होने वाली क्रिया यानी जिसको कहते हैं ऑक्सीकरण क्रिया, तो ये जो ऑक्सीकरण की जो क्रिया होती है, ये ऑक्सीकरण की क्रिया को पहले लिखा जाना चाहिए। उसके बाद कैथोड पर जो अपकरण की क्रिया होती है, ये अपकरण की क्रिया को यानी दाईं ओर लिखना चाहिए। बात समझ है? जहां भी क्वेश्चन अगर देता है कि सेल निरूपण कैसे किया जाता है, तो सेल निरूपण करने की उसको तरकीब बताइएगा। सबसे पहले आप बोलिएगा कि सेल निरूपण करते समय एनोड को बाईं ओर लिखा जाता है और कैथोड को दाईं ओर लिखा जाता है। एनोड का जो चिन्ह की बात करता है तो एनोड पर कहिएगा कि नेगेटिव चिन्ह होता है और कैथोड पर जो होता है वह पॉजिटिव चिन्ह होता है। इस चिन्ह की बात रहा। चिन्ह अगर पूछे कि एनोड पर कौन सा चिन्ह होता है, कैथोड पर कौन चिन्ह होता है, उसको बताएंगे कि जहां पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है वहां देखिए नेगेटिव दी जाती है और जहां पर अपकरण की क्रिया होती है वहां पर पॉजिटिव दी जाती है। किसमें? विद्युत रासायनिक सेल में। विद्युत अपघटनी सेल में उल्टा हो जाता है। विद्युत अपघटनी सेल में बताए थे कि कैथोड पर माइनस हो जाता है और एनोड पर प्लस हो जाता है। याद करेंगे, कंफ्यूजन नहीं। यानी कल बता रहे थे कि सेल में 2 तरह का सेल, तो एक होता है विद्युत अपघटनी सेल, एक होता है विद्युत रासायनिक सेल। तो हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वह विद्युत रासायनिक सेल का कर रहे हैं। तो विद्युत रासायनिक सेल में याद करेंगे कि एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की परमाणु इलेक्ट्रॉन को छोड़कर वह विलयन में कूद जाता है। और कैथोड की सतह पर क्या होती है कि विलयन में से यानी जो धनायन होता है वह इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कैथोड पर जाता है। तो वहां पे अपकरण की क्रिया होती है और यहाँ पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। तो पहले ऑक्सीकरण क्रिया को लिखना चाहिए। किसको लिखना चाहिए?
जैसे कि याद किया जाए कल जो हमने एग्जाम्पल के रूप में लेकर चले थे कि ए नोड के रूप में बताओ हमने जस्ता का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? जस्ता का प्रयोग किया था। और कैथोड के रूप में देखिए हमने कॉपर का प्रयोग किया था। तो पहले ऑक्सीकरण क्रिया को लिखना चाहिए, मतलब अर्ध सेल मतलब आधा सेल अभिक्रिया। तो देखिए सेल निरूपण करते समय पहले हम लोग लिखते हैं यानी ए नोड को, यानी ए नोड यानी इलेक्ट्रॉन को पहले लिखते हैं। उसके बाद जिस विलयन में इसको डुबाया गया तो यहाँ पर एक खड़ी ऊर्ध्वाधर लाइन खींच देते हैं। उसके बाद आपने Zn को कहाँ डाला था? तो Zn-SO4 का विलयन में डाला था। कहाँ डाला था? विलयन में। तो देखा जाए इसको पहले लिखना चाहिए और उसके बाद में देखा जाए तब होता कैथोड पर क्रिया बता रहे थे। तो कैथोड पर देखिए आपने क्या किया था कि यानी कॉपर सल्फेट था। क्या था जी? कॉपर सल्फेट का विलयन था और कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन में डुबाया था किसको? कॉपर को लिया था। ठीक है, ये काम हुआ था। तो ये जो क्रिया हो गया इसी को कहता कि यहाँ पर अर्ध सेल काम होता है। तो अर्ध सेल यहाँ पर हो गया और अर्ध सेल आधा काम देखा जाए यहाँ पर होगा। तो अर्ध सेल अभिक्रिया यहाँ पर चले। देखिएगा कोई भी विद्युत रासायनिक सेल होता है, चाहे चार्जेबल हो या नॉन चार्जेबल हो, वो दोनों में ही होती है। यानी दो भाग में देखिए अभिक्रिया बढ़ती है। जो एक पर देखिए ऑक्सीडेशन होता है और एक पर रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन आधा क्रिया हो गया, मतलब आधा अभिक्रिया ऑक्सीडेशन और आधा क्रिया हो गया रिडक्शन। तो मतलब विद्युत रासायनिक सेल में ये दोनों क्रिया होगा। तो अर्ध सेल अभिक्रिया को ऐसे लिखते हैं और अर्ध सेल अभिक्रिया को फिर ऐसे लिखते हैं। अब क्या होता है? इसको पूर्ण सेल के रूप में लिखना है तो यही हम लोग लिखते हैं, बताते हैं कि पहले Zn दे देते हैं, इसके बाद देखिए Zn-SO4 का विलयन देते हैं। तो Zn-SO4 का विलयन देते हो या जलीय विलयन कहते हैं और यही जलीय विलयन के लिए ब्रैकेट में देखो AQ जिसको एक्वस बोलते हैं। एक्वस का मतलब जलीय विलयन। तो एक विलयन हो गया E और एक विलयन और लेना है। तो दोनों विलयन के बीच में एक दो को ऊर्ध्वाधर रेखा खींचा जाता है, समझिए। उसके बाद हम लिखते हैं यानी कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ऊर्ध्वाधर रेखा देते हैं और फिर यहाँ पर देते हैं Cu। एक मतलब कि जो डैनियल सेल कहते हो या यहाँ पर कहते हैं यानी गैल्वानी सेल। तो डैनियल सेल जो होता है, अगर इस सेल को अगर लिखा जाए तो आप इस रूप में शॉर्टकट में लिख सकते हो। यानी कि देखा जाए ये नोड को हमने पहले लिखा, कैथोड को बाद में लिखा, दोनों विलयन के बीच में डबल लाइन खींचा गया, मन अर्ध सेल अभिक्रिया यहाँ हो गया और अर्ध सेल अभिक्रिया यहाँ हुआ। अब देखिए यहाँ पर बताया था क्या चीज कि जस्ता के परमाणु, ठीक है, जस्ता का परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके और जिंक सल्फेट के विलयन में कूद गया था। तो जिंक सल्फेट के विलयन में कूदा था तो ये आयन के रूप में कूदा था, दो इलेक्ट्रॉन यहीं पर छोड़ गया था। तो इसको शॉर्टकट रूप में ले रहे हैं। तो यहाँ Zn की जो परमाणु होगा अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके और वह विलयन में कूद गया। लेकिन ये देखा जाए डबल लाइन मारते हैं क्योंकि दोनों विलयन को अलग कर देना है। उसके बाद इसमें कॉपर सल्फेट में से कॉपर का आयन था और कॉपर आयन जो था वो देखिए दो इलेक्ट्रॉन ले करके और कैथोड की प्लेट पर जाकर के यहाँ पर जम गया। तो देखा जाए अब यानी डैनियल सेल को इतना शॉर्ट में अगर लिखना चाहते हो तो इतना ही शॉर्ट में इसको आप लिख सकते हैं। अब वहां पर मानते हैं कि आपको सेल अभिक्रिया दे दिया और सेल अभिक्रिया देने के बाद तुमसे कह दिया कि चलिए आप इसको निरूपण कीजिए सेल का।
तो सेल निरूपण करने का है। अब इसी को देखा जाए, अब तुमको कहता कि सेल अभिक्रिया लिखना है। मान लेते हैं कि हमको सेल निरूपण कर दिया, और ऐसा दे करके और कह के चलो सेल अभिक्रिया लिखो। तो तब जब सेल अभिक्रिया लिखना कहेगा तब सबसे पहले देखा जाए जस्ता लिए हैं, और जस्ता के परमाणु देखिए जस्ता आयन में बदल रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कहते हैं इस तरह से पहले कि Zn हो गया, और यहाँ से देखा जाए 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, इसके ऊपर देखा जाए पॉजिटिव आया, ये अर्ध सेल अभिक्रिया हो गया। और अर्ध सेल अभिक्रिया यहाँ नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर देखा जाए Cu2 पॉजिटिव है। अब कैथोड की प्लेट पर जा रहा है, और यहाँ से देखा जाए 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के और इस तरह से Cu में बदल जाता है। तो एक कैथोड पर हो गया, पहले एनोड पर, अब तक बाद में कैथोड पर, अर्ध सेल अभिक्रिया हो गया। ये अर्ध सेल अभिक्रिया हो गया, मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ, ये अपकरण अभिक्रिया हुआ। और दोनों को अगर एक साथ करते हो तो उसी को रेडॉक्स कहते हो, या उसी को हम लोग सेल अभिक्रिया कहते हैं। तब पूर्ण सेल अभिक्रिया मतलब इस रूप में अगर लिखा हुआ है तो तुम इसको इस रूप में लिख सकते हो। अर्थात एक लाइन में अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकता है, यहाँ से Zn हो गया, यहाँ से देखा जाए कॉपर आयन हो गया, ठीक है। तीर का निशान लेते हो तो यहाँ पर कहता है Zn यानी आयन हो गया, आप प्लस देखिए यहाँ से कॉपर परमाणु हो गया। तो ये जो लिखा गया है यानी सेल अभिक्रिया पूरा लिख दिया गया। ये अर्ध सेल हो गया, ये अर्ध सेल हो गया, ये पूर्ण सेल हो गया। क्या बोलिएगा? हाँ कहेंगे पूर्ण सेल अभिक्रिया लिखिए। तब पूर्ण सेल अभिक्रिया जब कहेगा तब पूर्ण सेल अभिक्रिया इस तरह से हम लिख देंगे। बात समझना। अब देखा जाए तो कोई भी सेल का अगर निरूपण करने कहता है तो सब लड़कन दिमाग में एक बार बैठा लेना फिर से समझिएगा। सब लड़कन सबसे पहले आप लोग दिमाग रखेंगे कि एनोड पर कौन सी क्रिया होती है, उस अभिक्रिया को हमको पहले लिख देना है। उसके बाद में देखिए बीच में दो जो लाइन खींचते हैं, उद्धग्र जो पर लाइन खींचा है, ये दोनों उद्धग्र लाइन तब दी जाती है जब दोनों 2 बिलियन वहां लिया गया है और दोनों बिलियन को एक दूसरे से अलग कर देना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 को जो उद्धग्र पंक्ति मारते हैं, ये दोनों बिलियन को अलग करने के लिए एक लेफ्ट साइड में कर दिया, एक राइट साइड में कर दिया। ऑक्सीकरण हुआ उसको लेफ्ट साइड में लिखे, अपकरण हुआ उसको राइट साइड में लिखे। आई दो जो है बीच में उद्धग्र रेखा खींचा। यहाँ पर देखिए दोनों के बीच में सिंगल उद्धग्र रेखा है। एक मतलब कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लिए हैं और एक बिलियन लिए हैं। इलेक्ट्रोड और बिलियन के बीच में एक उद्धग्र रेखा मारना है। यहाँ बिलियन और यहाँ इलेक्ट्रोड के बीच में एक लाइन मारना है, लेकिन जहाँ दोनों बिलियन को अलग करना है वहां पर 2 पंक्ति यहाँ 2 लाइन खींची जाती है। तो इस तरह से आपका सेल निरूपण किया गया है। अब सेल निरूपण दिया हुआ है और तुमसे कहा कि सेल अभिक्रिया लिखो, तो फिर दिमाग रखना है कि शुरुआती में ऑक्सीकरण अभिक्रिया देना है। तो ऑक्सीकरण क्रिया को पहले शो करेंगे जो एनोड पर हो रही है, उसके बाद अपकरण क्रिया को देंगे जो कैथोड पर हो रही है। तो आधा सेल भले बोले हैं कि कोई भी विद्युत रासायनिक सेल होता है तो उसका 2 भाग होता है और दोनों को अर्ध सेल हाफ में बांटते हैं, लेकिन जब दोनों को ऐड करते हैं तो वही पूर्ण सेल हो जाता है, यानी कि पूरे अभिक्रिया का वो आपको वर्णन करता है। तो ये बात याद करेंगे, कभी सुनिएगा, ध्यान है। अभी यहाँ पर देखिए हमने जस्ता का प्लेट लिया और एक लिया कॉपर का प्लेट, लेकिन मान लेते हैं कि बाय द वे कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों इलेक्ट्रोड जो है एक ही बिलियन में लिया जाए, ऐसा भी हो सकती है। जैसे लेड संचायक सेल, अब लेड संचायक सेल में लोग देखते हैं तो वहाँ दोनों इलेक्ट्रोड जो होता है वह एक ही बिलियन में ली जाती है। बात बुझ रहे हो?
कभी कभी तुम लोग देखना कि कुछ रासायनिक सेल में आपका इलेक्ट्रोड के रूप में गैस लिया जाता है। याद कीजिए, अब गैस लिया गया तो गैस का इलेक्ट्रोड तो बनाओगे नहीं, तो गैस का इलेक्ट्रोड अगर नहीं बनाते हो तो उस गैस को अधिशोषित करने के लिए प्रायः प्लैटिनम धातु का प्रयोग किया जाता है। कौन धातु का? प्लैटिनम धातु का। तो इसलिए याद रखेंगे सब लड़के कि अगर किसी विद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में अगर हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया गया हो या कोई अन्य गैस का प्रयोग किया गया हो तो उस स्थिति में उस गैस को अधिशोषित करने के लिए वहां पर प्लैटिनम अक्रिय धातु का हम प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कहीं पर किताब में अगर लिखा हुआ है कि जैसे मानते कि यहाँ पर आपसे कहे कि चला जाए इलेक्ट्रोड के रूप में हम हाइड्रोजन को ले रहे हैं, तो यहाँ पर पहले देना पड़ेगा, यानी प्लैटिनम यानी Pt दे दिया, उसको आप कॉमा दे दिया। उसके बाद देखिए हमने तब हाइड्रोजन को दिया, हाइड्रोजन के बाद देखिए सिंगल जो है रेखा खींच दिया, और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन आयन को शो कर दिया, यानी कि बिलियन के रूप में यहाँ चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर बिलियन के रूप में था, किस रूप में था? बिलियन के रूप में देखिए ये आप बिलियन से देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कौन चीज कि Zn की परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर वह देखिए बिलियन में जा रहा है, लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं कि बिलियन में से कॉपर आयन कैथोड पर जाके परमाणु में बदल रहा है। ये नोट पर क्या सुन रहे हो? यहाँ पर परमाणु आयन में बदल रहा है और यहाँ आयन परमाणु में बदल रहा है, उल्टी काम हो रही है। तो यहाँ पर मानते हैं कि अगर इलेक्ट्रोड के रूप में हाइड्रोजन गैस ले रहे हो तो हाइड्रोजन गैस का प्लेट तो नहीं बन सकती है, तब इस हाइड्रोजन गैस को अधिशोषित करने के लिए वहां प्लैटिनम धातु का प्रयोग करता है। इसलिए वहां पर देखिए Pt लिखा रहेगा, तब Pt लिखल है, एक मतलब के समझ आप लेते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन है, बट इस हाइड्रोजन को अधिशोषित करने के लिए प्लैटिनम का प्रयोग कर रहा है। तो इस स्थिति में समझ आना चाहिए तो लोग कि यहाँ पर इलेक्ट्रोड है। अब देखा ये कहीं कहीं पर मानते हैं कि इस तरह से आपका दिया हुआ है और यहाँ पर कह दिया कि Fe3 पॉजिटिव है, ठीक है, और यहाँ पर मान देते हैं कि आपका शो कर रहा है Fe2 पॉजिटिव कर रहा है, और यहाँ पर कॉमा देकर लिख देता है यानी Pt। एक मतलब समझिए कि यहाँ पर अभी हम दो बात हो रहे थे कि प्लैटिनम वर्ड का इस्तेमाल हम दो स्थिति में करते हैं। पहला कि या तो वहां पर कोई इलेक्ट्रोड है वह गैस के रूप में लिया गया, समझिएगा ठीक से। कहीं सेल निरूपण में अगर कोई इलेक्ट्रोड जो है गैस के रूप में लिया गया है, सारे बात तो समझ रखना है। अगर इलेक्ट्रोड के रूप में अगर गैस लिया गया हो, ठीक है, क्या लिया गया हो? गैस, माने गैस को ही इलेक्ट्रोड बनाना हो, तो उस परिस्थिति में उस गैस को अधिशोषित करने के लिए हम प्लैटिनम का प्रयोग करते हैं। तो देखिए सेल निरूपण के पहले Pt लिखल है, प्लैटिनम, एक मतलब कि हाइड्रोजन गैस को हम प्लैटिनम पर लिए और यहाँ पर हाइड्रोजन की परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करके वह हाइड्रोजन आयन में बदल गया। या दूसरा स्थिति में क्या बताया बोलेगा कि मान लेते हैं कि दोनों इलेक्ट्रोड है और दोनों इलेक्ट्रोड अगर एक ही बिलियन में डुबाया गया हो, तो दोनों इलेक्ट्रोड अगर एक ही बिलियन में डुबा दिया गया हो तो ऐसी परिस्थिति में भी क्या करेंगे, वहां पर हम लोग यानी प्लैटिनम शब्द का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? यहाँ पर एक नाम रखना है कि आपका एक ही बिलियन है, एक ही बिलियन है, लेकिन इलेक्ट्रोड दोनों एक ही बिलियन में डाल दिया गया है, तो वहां पर भी सेल निरूपण करते समय हम Pt यानी प्लैटिनम वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो देखा जाए आज हम तुम लोग बता रहे थे कि सेल निरूपण कैसे की जाती है। अब कभी कभी क्वेश्चन दे देगा कि सेल अभिक्रिया कैसे लिखी जाती है। एक तो सेल निरूपण की बात कर दी आप लोग,
अब सेल निरूपण के बाद कहेगा कि सेल अभिक्रिया लिखिए। तो देखिए सेल अभिक्रिया कैसे लिखी जाती है, इस पर सारे लड़के जरा गौर करेंगे। मानते हैं कि कहीं पर सेल निरूपण आपका दे दिया है, अब यहाँ पर मानते हैं कि आपसे कह दिया कि चला जाए लिथियम है, और लिथियम के बाद मानते हैं यहाँ पर कह दिया कि लिथियम आयन हो गया। यहाँ पर देखिए आपका समझिए डबल लाइन खींच दिया गया है, और यहाँ पर देखिए अगर हो सके तो किताब में आपका क्वेश्चन में AQ अगर दिया हुआ तो AQ लिखिएगा। फिर यहाँ पर देखा जाए डबल लाइन दे दिया गया है, और यहाँ पर दे दिया गया है AG पॉजिटिव, और फिर सिंगल लाइन दे करके और फिर आपको दे दिया AG। अब ये तुम्हारा दिया गया सेल निरूपण। ऐसे कहीं पर भी अगर लिखल है तो समझना चाहिए सभी विद्यार्थी को कि ये विद्युत रासायनिक सेल को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? हाँ, विद्युत रासायनिक सेल। इस शॉर्टकट लिखने की तरीका हो गया। अब कहे कि तो चलो ये तो सेल निरूपण लिखा गया, अब यहाँ पर कहा कि सेल अभिक्रिया लिखना। तो सेल अभिक्रिया लिखना है तो पहले ही तुम लोग को बता दिए हैं कि सबसे पहले ऑक्सीकरण क्रिया को लिखना है। तब यहाँ पर देखिए लिथियम आ गया। अब लिथियम आ गया तो पहले लिथियम लिखो, लेकिन लिथियम परमाणु है और ये लिथियम आयन है, दिमाग में रखिए। तो एक मतलब कि परमाणु से आयन में बदल गया है, एक मतलब कि इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है। तब यहाँ पर देखिए आपने लिखा Li के बाद देखिए इलेक्ट्रॉन निकालिए और यहाँ पर पॉजिटिव कर, तो ये समझिए तुम्हारा हो गया ऑक्सीकरण हो गया। कौन सी हो गया? ऑक्सीकरण। अर्थात कह सकता है कौन चीज को कि अर्ध सेल हो गया। कौन सेल? अर्ध सेल अभिक्रिया कहते हैं, यानी अर्ध सेल अभिक्रिया। फिर देखिए यहाँ से देखेंगे कि लिथियम के परमाणु इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके और लिथियम के विलयन में, यानी देखिए लिथियम सल्फेट हो या लिथियम क्लोराइड हो, कुछ भी हो, लेकिन लिथियम का ही लवण है और उसी लवण के विलयन में ये लिथियम की परमाणु इलेक्ट्रॉन छोड़ करके वह देखिए कूद जाता है। जबकि अब इस देखेगा दोहरा लाइन के बाद घुसिए, तो यहाँ पर देखिए हम लोग देख रहे हैं कि सिल्वर आयन है, और सिल्वर आयन सिल्वर परमाणु बदल गया। एक मतलब कि देखो सिल्वर जो आयन था ये विलयन में था, यहाँ दिमाग में रखना है। यहाँ लिथियम देखिए विलयन में नहीं था, ये लिथियम का इलेक्ट्रोड था, और ये इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये देखिए लिथियम के आयन के विलयन में कूद गया। अब ये देखा जाए सिल्वर आयन ये विलयन में था, लेकिन इलेक्ट्रॉन ले करके ये देखिए आपका कैथोड पर जाकर चिपक गया। तो यहाँ पर इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन लिया और लेने के बाद ये सिल्वर परमाणु बन गया। माने एक तरफ से देखा जाए जो कौन सी नोड है, तो ये नोड के भार में धीरे धीरे कमी होने लगेगा, अब कैथोड के भार में धीरे धीरे वृद्धि होने लगेगा। एक इसकी मात्रा घटने लगेगी लेकिन इसकी मात्रा बढ़ने लगेगी। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पर जो क्रिया हो गया ये अवकरण अभिक्रिया हुआ। अब अवकरण का मतलब कि इसको भी कहेंगे कि अर्ध सेल अभिक्रिया है। तो अर्ध सेल अभिक्रिया है, तब पहले ही बोले हैं कि यहाँ पर यानी विद्युत रासायनिक सेल में दो अभिक्रिया होती है और दोनों अभिक्रिया एक साथ साथ होते हैं। याद करेंगे, एक तरफ से ये नोड पर ऑक्सीकरण होने लगा तो यहाँ कैथोड पर अवकरण होने लगा। तब यही बताए कि लिथियम इलेक्ट्रोड और यहाँ से सिल्वर इलेक्ट्रोड, ये दोनों के तांबा के तार से हम लोग जब जोड़ते हैं तो यानी लिथियम के इलेक्ट्रोड से यानी नोड से, तो लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकल करके सिल्वर की तरफ जाने लगता है। याद रखिए, माने बाएं से दाएं। तो अगर लिथियम से देखिए अर्जेंटम तरफ माने लिथियम से चांदी की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगता है तब हम जानते हैं कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के गति का विपरीत होता है। तो यहाँ लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्वर में आने लगा, एक मतलब सिल्वर से विद्युत धारा जो है लिथियम तरफ आने लगा।
कहाँ? बाहरी परिपथ में। लेकिन चूंकि बताए थे कि बाहरी परिपथ में तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का संचरण होता है, लेकिन सेल के भीतर आयनों का संचरण होता है। और आयनों का संचरण कल बता रहे थे लवण सेतु से होता है। कल बताया था लवण सेतु का कार्य, कि अगर कोई लवण सेतु का कार्य पूछेगा तो उसको यही बताएगा कि विद्युत रासायनिक सेल में प्रयुक्त वैसी साधन जो दोनों विलयन को एक दूसरे के संपर्क में आने से रोकता है किंतु आयनों के संचरण में मदद करता है, उसी को लवण सेतु कहते हैं या उसी को साल्ट ब्रिज कहते हैं। तो याद करेंगे कि सेल से अगर तुम करंट ले रहे हो तो सेल में याद रखना कि जैसे दोनों ध्रुवों को यानी निगेटिव और पॉजिटिव को जैसे तुम्हें जोड़ते हो तो याद करना कि निगेटिव की तरफ से इलेक्ट्रॉन निकल के पॉजिटिव तरफ आते हैं और पॉजिटिव से करंट निकल करके निगेटिव तरफ जाते हैं। बट यानी सेल के अंदर में क्या होती है कि अंदर में इलेक्ट्रॉन का आवागमन नहीं होती है, सेल के अंदर में जो होता है वो आयनों का संचरण होता है। सेल के बाहर में इलेक्ट्रॉनों का संचरण होता है, लेकिन सेल के अंदर में आयनों का संचरण होता है और आयनों के संचरण करने में लवण सेतु मदद करता है। और याद करेंगे कि जिस विद्युत रासायनिक सेल में अगर लवण सेतु अगर काम नहीं कर रही है तो वह सेल से धारा आपको प्राप्त नहीं होगा। जब तक विलयन के बीच में आयनों का संचरण नहीं होगी तब तक समझिए कि वहां करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए आप कह सकते हो कि लवण सेतु यानी आपको करंट के लिए या विद्युत रासायनिक सेल के लिए अति आवश्यक होता है। अब इसी को देखिए, दोनों को अगर ऐड करते हो तो समझिए अर्ध सेल अभिक्रिया ई हो गया और अर्ध सेल अभिक्रिया ई हुआ। देखिए इसी को देख करके हमने लिख दिया और यहाँ पर जो आपने उतारने लगे तो लिथियम हो गया, प्लस यहाँ से आपने कहा कि अर्जेंटम आयन हो गया। एक ई से एक ई कैंसिल कर दिया आपने, तो इस साइड में आए तो हम लोग कहते हैं कि देखिए लिथियम आयन हो गया और ये देखिए सिल्वर परमाणु हो गया। देखो लिथियम जो परमाणु था जिस पर आवेश रहा था परमाणु, तो लिथियम परमाणु ये देखो लिथियम आयन में बदल गया। अर्जेंटम आयन था, देखो यहाँ सिल्वर पर प्लस मारा था लेकिन यहाँ पर देखिए प्लस नहीं है, यहाँ लिथियम पर प्लस नहीं है लेकिन यहाँ पर प्लस है। एक मतलब है कि इसका देखिए यहाँ पर ऑक्सीकरण हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी आ रही है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या इसकी बढ़ गई। एक मतलब यहाँ पर अपकरण हुआ, तो एक ऑक्सीकरण हो रहा है और एक का अपकरण हो रहा है। एक मतलब कि सेल के अंदर में ऑक्सीकरण अपकरण ये दोनों क्रिया साथ साथ होती है, इसलिए इसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी कर सकते हो या यहाँ पर लिख सकते हैं कि पूर्ण सेल अभिक्रिया हो। तब पूर्ण सेल अभिक्रिया आपका ये दिखाना हो तो इस तरह से दिखा दीजिए। तो आपको परीक्षा में ऐसे देगा और ऐसे लिखने कहेगा या ऐसे लिख रहेगा, आपको इस तरह से निरूपण करेगा। तो याद हो गया सब बच्चों को। तो यहाँ पर 2 नंबर के देखे जाओ ऑब्जेक्टिव हमने क्लियर किए हैं। पहला कि सेल निरूपण कैसे की जाती है और दूसरा सेल निरूपण किया गया है तो सेल अभिक्रिया कैसे लिखी जाती है। तो सेल अभिक्रिया और सेल निरूपण ये 2 चीज लिखने के लिए आज आप लोगों को क्लियर कर दिए हैं। तो अगले दिन इससे रिलेटेड कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालेंगे। हम यही सभी बच्चों से गुजारिश करूंगा कि चैनल से एकदम जुड़े रहें और इसका भरपूर फायदा लें। जैसा कि पिछले साल बच्चों ने लिया, आप लोग भी लेने का मौका मिला है, इसे हाथ से खोने नहीं दें। तो आज की क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट।